Okay. So firstly, so we are going to start a new chapter. Okay, let me change the heading first. Force. Uh, full chapter name, I guess it is. Where is it? Force and pressure. Okay, fine. Force and pressure. So that we do not need to mention. We'll study it later. So, firstly, what is force? So, as you can clearly see on the screen, force is an external agent which is capable of changing the state of rest or motion of a particular body. मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसको फोर्स बढ़ा सकता है, लाइक इट कैन मेक इट मूव. और am I audible, right? Just give me just this one check firstly, so that everyone is able to hear me. Okay, okay, fine. और अगर कोई चीज चल रही है तो उसको रोक सकता है, दैट इज नोन एज फोर्स. फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी को चला सकता है, किसी को रोक सकता है. इन सिंपल टर्म्स वी कॉल दिस एज force. Okay. Now, firstly, a question which should arise in your mind is, we have read about physical quantities. So, what kind of a physical quantity and is force? Is it a scalar or a vector? It's a vector quantity. Very easy, right? Because you apply force in a specific direction. You for force you have a direction. In that direction you apply the force. So basically you are applying some force of certain magnitude in a specific direction. That means it is a vector quantity. You can never say that, right? कि मैंने if suppose if I am pushing someone, so किसी एक specific direction में I am pushing the person, तो वो हो गया vector. कि हाँ, आई एम पुशिंग यू इन द नॉर्थ, आई एम पुशिंग यू टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वट एवर. ओके, चलो आते हैं एक और. मीम नहीं बोलेंगे इसको. चलो, ये यार ये क्या आ रहा है. चलो, ये फर्स्टली क्विकली नेम दिस मूवी. एवरीबॉडी नोज. वेक्टर. वेक्टर थोड़ी नाम है इस मूवी का. बाहुबली. बाहुबली वन. ओके ओके, फाइन फाइन. सो या, बाहुबली. सो ये देखो, ये शिवलिंग वाला सीन याद है? तो शिवलिंग वॉज एट रेस्ट. इस समय रेस्ट पे थी. ठीक. नाउ व्हाट हैपेंड, कुछ बाहुबली जी ने कुछ किया ऐसा कि ये उठा लिया इन्होंने इसको. एंड कुछ किया, क्या किया वो, उस चीज को क्या बोलते हैं? फोर्स लगाया. उन्होंने क्या किया कि शिवलिंग रेस्ट पे थी, उन्होंने लगाया फोर्स. जैसे ही फोर्स लगाया, याद है वो उसमें एक रॉड से ही ट्राइज टू डिग इट इन द ग्राउंड एंड देन पुश इट अप so that the force is created and then he lifts it up with his hands. तो ये फोर्स लगाया. ठीक, फोर्स लगा के उठा लिया. इसी इसी को कहते हैं फोर्स. ये चीज, ये जो चीज है जो यहाँ पे हुई, दैट इज नोन एज फोर्स. रेस्ट पे थी, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था. ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाया तो ये रेस्ट से आ गया मोशन में. अब ये उठ गया है. विथ रिस्पेक्ट टू हिम तो ये अभी भी रेस्ट में है. रेफरेंस फ्रेम याद है ना सबको? एवरीबडी रिमेम्बर्स रेफरेंस फ्रेम, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू हिम तो ये. अच्छा चलो बताओ, ये शिवलिंग विथ रिस्पेक्ट टू बाहुबली क्या है? रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है? ठीक है, रेस्ट पे, ठीक है. और विद रिस्पेक्ट टू द शार विच इज द फॉल्स बिहाइंड हिम, जो झरना था पीछे, मोशन. एंड विद रिस्पेक्ट टू द पीपल अराउंड हिम, वहां पे लोग भी थे, राइट? देयर वर मेनी पीपल अराउंड हिम, इफ यू रिमेंबर द सीन. मोशन, बिल्कुल. चलो चलो, याद है सबको. ठीक. सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है. एंड बाय द वे, आज का लेक्चर विल कीप इट शॉर्ट क्योंकि यू ऑल हैव अनदर लेक्चर फ्रॉम 2:45. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जस्ट
you know what, introduction, basic introduction to the chapter, that what is force, nothing else. तो ये हो गया फोर्स, समझ में आ गया फोर्स सबको कि क्या है। फोर्स ने क्या किया, इसको रेस्ट से इसको ला दिया मोशन में। फिर हमने ये भी रिकॉल कर लिया कि व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, एंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम हाउ इज द पोजीशन चेंजिंग, एंड विथ रिस्पेक्ट टू बाहुबली जी इज द शिवलिंग एट रेस्ट और इन मोशन। सब क्लियर हो गया। ठीक, रेफरेंस फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिकॉल कर लिया। चलो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इसमें लिखा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, और कैन एक्सेलरेट और रिटार्डेट एज वेल। ठीक, तो चलो ये तो समझ में आ गया कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया, क्लियर हो गया। स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, ये भी दिख रहा है। डायरेक्शन, और कैन एक्सेलरेट और रिटार्डेट एज वेल। तो अब बताओ ये कैसे समझेंगे हम लोग कि डायरेक्शन कैसे बदल सकता है भाई फोर्स। चलो आते हैं रफ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, ये फुटबॉल एक, ये रेस्ट पे है। ठीक, रेस्ट पे है। अब यहाँ पे आए हमारे मेसी। मेसी जानते हो ना सब लोग, रोनाल्डो वाले भी, चलो रोनाल्डो भी आ गए, सब आ गए। ठीक, अब मेसी ने यहाँ पे किक मारी इसको, तो बॉल गई इस तरफ। तो ये बताओ, ये रेस्ट से मोशन में आ गई। ठीक, ये तो हमको पता चल गया कि हाँ मेसी ने किक मारी, बॉल रेस्ट से मोशन पे आ गई। बट ये देखो डायरेक्शन भी तो बदला ना इसका। पहले ये, और चलो अच्छा एक इसको चलो वो भी हटा दो। सिंपल सी बात है, मेसी ने किक मारा, बॉल रेस्ट पे थी, बॉल मोशन में आ गई। अब बॉल इधर जा रही थी, ऐसे इस तरफ, रोनाल्डो इधर था, रोनाल्डो ने किक किया, बॉल इस तरफ थी, अब बॉल इधर जा रही है, डायरेक्शन बदल गया। पहले इधर जा रही थी, when Messi kicked the ball was going in this direction. Okay, when Ronaldo kicked it, the ball changed its direction. तो मतलब कि कुछ तो इन्होंने लगाया ना, कुछ किया ऐसा जिसकी वजह से ये इसका डायरेक्शन बदल गया, उसी चीज को फोर्स बोलते हैं। ठीक, मेसी ने किक किया इधर गई, रोनाल्डो ने किक किया इधर गई, सिंपल। कोई डाउट किसी को तो चैट में तुरंत पूछें, यहीं पर क्लियर करें इस चीज को। एंड जितना पढ़ाया जा रहा है डाउट्स उससे ही पूछें। एंड प्लीज ऐसे टर्म्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ऐसे टर्म्स ना यूज करें जो बेसिक ना हो। बेसिक टर्म्स में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बेसिक ही उसका आंसर दें। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। थैंक यू। डायरेक्शन चेंज हो गया, फोर्स डायरेक्शन अप्लाई एज वेल। ओके, ठीक, तो अब ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसको इरेज कर देते हैं अब। तो ये इरेज कर, चलो ठीक। तो इतना क्लियर क्विकली चैट में एक बार सब लोग, सो दैट आई कैन नो दैट these concepts are getting embedded in your mind and you are able to inculcate। क्लियर, चलो। हर बार वही 3-4 लोग के क्लियर होता है, बाकी लोग को क्लियर आई गेस नहीं हो रहा है। थैंक यू सेजल। ठीक है, चलो डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब हम पढ़ते हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक चीज और लिखी है कि कैन एक्सेलरेट और रिटार्डेट एज वेल। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सलमान भाई फैन कौन कौन है यहाँ पे। चलो ये कार है, कार चला रहे हैं हमारे सलमान भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने देखा
कि कोई आया है इधर रास्ते में, ठीक। जैसे ही और इस समय कुछ स्पीड थी गाड़ी की, से गाड़ी की स्पीड थी से 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये चला रहे थे, अचानक से देखा कि कोई आ गया सामने, ठीक। तो यहाँ पे था ब्रेक, डिस्टेंस था एस, इतना डिस्टेंस था, ठीक। और गाड़ी का कुछ एक्सीलरेशन भी था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन था, इतना डिस्टेंस था, इतनी इनकी इनिशियल स्पीड थी, ये था ये था। ब्रेक दबाया तुरंत, गाड़ी रुक गई यहाँ तक पहुंचने से पहले। तो वो ब्रेक जो दबाया वो क्या है, फोर्स लगाया कुछ, मैकेनिकल फोर्स। गाड़ी के अंदर जो ब्रेक होता है उसका एक मैकेनिक्स होती है पूरे सिस्टम की, कि कैसे वर्क करता है। फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स तो खैर नहीं है, बट वो मैकेनिक्स होती है उस पूरे सिस्टम की, कि ब्रेक जैसे ही लगाते हो आप तो क्या होता है ऐसा कि गाड़ी रुक जाती है, उसका पूरा एक मैकेनिक्स होता है गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम का, ठीक। तो ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई, ठीक। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन में वापस आते हैं, चलो। इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। लिख भी सकते हैं आप लोग, एंड इनिशियल भी लिख दो चलेगा, चैट में लिखना इतना शायद आसान नहीं होता है, इनिशियल भी लिखेगा। सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सही। विवेक को ये समझ में आ रहा है क्या, कि बस और किसी को नहीं पता? चलो ठीक है। चलो अच्छा, अब बोल दिया एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी। कीपिंग इन माइंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी आर टॉकिंग अबाउट। नो इक्वेशन, बस बस यही आंसर चाहिए था, कि भाई कोई इक्वेशन नहीं लगेगी, डिफरेंशियल कैलकुलस में मत जाना फिर से। कोई इक्वेशन नहीं लगेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब कि भूल जाओ, कोई इक्वेशन लग ही नहीं सकती कभी भी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी तीनों में से कोई इक्वेशन लगेगी, बस। सिंपल, चलो क्लियर है, सबको क्लियर है। आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट कि सबको क्लियर है। आई डोंट नो, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 और 4 पीपल नो वन इज आंसरिंग, सो इट्स ओके फाइन। चलो कोई बात नहीं। अब वापस आते हैं, सलमान भाई को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। चलो चलो आ जाओ इस पे आप। फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलो ये सीन सबको याद है, ये सीन याद है क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक। सभी को याद है, अच्छे से याद होगा, ठीक। तो ये बताओ, ये जो फोर्स लगा, ये हमारे कटप्पा जी जो फोर्स लगा रहे हैं, ये पीछे से लगा, राइट। द फोर्स विच ही ट्रांसफर्ड विथ स्वॉर्ड टू बाहुबली, इट वॉज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, से इट एज वेस्ट, वेस्ट से फोर्स था, ठीक। तो सपोज करो कि अगर यही फोर्स ईस्ट से लगा होता, तो क्या ये इसको मार पाते? कोई भी मार पाता? कोई नहीं मार पाता। आप सिंपल से अब इसको रिलेट करो, अब यहां से रिलेट करो, कि मतलब कि फोर्स का कोई डायरेक्शन होता है तभी, तभी ये इनको मार पाए। अगर ये फोर्स का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ से होता तो इनको नहीं मार पाते, वेस्ट की तरफ से था तभी इन पे अटैक कर पाए, मतलब कि पीछे की तरफ से तभी इनको मार पाए। तो ऐसा नहीं कि आप रैंडम ऐसे कहीं भी हाथ पाव चला दोगे, तलवार चला दोगे और कोई भी मर जाएगा। एक डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए हमको फोर्स लगाने के लिए, तब जाके हमको रिजल्ट मिलता है अपना। तो ये डायरेक्शन लगाया, लेफ्ट से इन्होंने फोर्स लगाया, एंड खत्म। पार्ट 1 खत्म हो गई वहीं पर, फिर पार्ट 2 में अब नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 2 में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर इस तरफ से फोर्स लगता तो शायद ये बच जाते, लेकिन फोर्स लगा इस तरफ से, वेस्ट से, इसको वेस्ट ले लो, ठीक है। ये देखो, इसको कंसिडर करो वेस्ट, मतलब वेस्ट है ये, कंसिडर क्या करोगे? लेफ्ट में ही होता है ना वेस्ट? हाँ ठीक है, लेफ्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक। अब इधर से फोर्स लगा तभी ये इनको मार पाए, वरना अगर ईस्ट से फोर्स लगता, ये आ गया हमारे कटप्पा जी इधर से तलवार लेके अपनी, अगर इधर से फोर्स लगता तो ये इनको नहीं मार पाते।
तो मतलब कि रैंडम ऐसे आप कहीं पर भी तलवार चलोगे कोई नहीं मरेगा, एक डायरेक्शन चाहिए हमको, और वो डायरेक्शन हमको इधर से, इनको इधर से मिला, इन्होंने इधर से आक्रमण किया, ये खत्म हो गए। पार्ट 1 खत्म। इसको क्लियर कर देते हैं आप। ठीक, चलो, क्लियर, सबको क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर, कोई कोई इशू नहीं है ना किसी को। फोर्स का डायरेक्शन है, ये सबको समझ में आ गया। बगैर डायरेक्शन के कोई फोर्स नहीं हो सकता है। मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी हो गई है अब, एकदम सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो हाँ, हमने डिफाइन कर दिया व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। हाँ, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। चलो अब देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, दैट मीन सिस्टम बैलेंस में है पूरा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल, why this does not work. ठीक है, वापस आते हैं, मेसी रोनाल्डो पे वापस आते हैं फिर से एक बार। ठीक है, चलो, ये फुटबॉल है, ये हमारे मेसी यहाँ खड़े हैं, यहाँ रोनाल्डो खड़े हैं। ठीक, अब मेसी ने मारी बॉल इस तरफ, रोनाल्डो ने मारी इस तरफ। ठीक, इसने इस तरफ मारी, इसने इस तरफ मारी, बताओ बॉल किस तरफ जाएगी? पूजा, आप नहीं जाएगी, आप नहीं जाएगी। शायद आप कंफ्यूज हो गए। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इक्वल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लग रहा है, तो अप नहीं जाएगी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता, राइट, अगर अगर से रोनाल्डो has hit the ball from a little bit below the line of Messi's line of contact, तो वो बॉल ऊपर जाती। बट एकदम सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहा है दोनों तरफ से, एंड सेम फोर्स है, तो बैलेंस रहेगी, बॉल कहीं नहीं जाएगी, वहीं पर रह जाएगी। ठीक, चलो एक बार और बताओ, एक क्वेश्चन और। अनबैलेंस भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा, आई टेल यू कैसे। ये है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स की ना एसआई यूनिट न्यूटन होती है, प्लीज रिमेंबर दिस। 5 न्यूटन से इन्होंने फोर्स लगाया, एंड से रोनाल्डो ने लगाया फोर्स 10 न्यूटन से लगाया। अब बताओ। एकदम सही, बिल्कुल सही, टूवर्ड्स वेस्ट। अब लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई जब बॉल बीच में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मेस्सी का पैर तोड़ के बॉल चली जाएगी उस तरफ। लेकिन बात ये है ना कि इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इन्होंने, मेस्सी जी ने, इन्होंने लगाया मेस्सी साइड वेस्ट। यप, इसमें था। सॉरी, ओके, प्लीज बेयर विथ मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, 10 न्यूटन का फोर्स इन्होंने लगाया इस तरफ। ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, लाइन सेम है, फोर्स का लगने का सब सेम है, लेकिन होगा क्या है ना कि ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा, जो इधर से फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स इसको रेजिस्ट रेजिस्ट कर देगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि बराबर जगह लग रहा है तो एकदम वही हो जाएगा, रेजिस्ट कर देगा उस फोर्स को। तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन आ जाएगा उस बॉल में, थोड़ा आगे चली जाएगी। ये नहीं कि मेस्सी का पैर वैर तोड़ के चले गए आगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
नॉर्मल एकदम रहेगा, बस रेजिस्ट करके थोड़ा आगे बढ़ जाएगी बॉल। ठीक, चलो तो ये इसको हो गया, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे रिजल्टेंट जो है हमारा जीरो नहीं है। अब कन्वेंशंस की बात करते हैं कि क्या कन्वेंशंस होते हैं जो कि हमको ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द कन्वेंशंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। इसको क्लियर करते हैं। टिल नाउ एवरीवन हैज is able to understand, right? Thank you for responding. Thank you. चलो अब बात करते हैं कन्वेंशंस की। तो देखो, सॉरी, let us take this. So I'm tilting my screen a little bit, so you might not be able to see me, but you'll see the screen perfectly. Right. देखो मैथ्स में, फिजिक्स में कभी भी राइट की बात हो रही हो, दैट मीन्स पॉजिटिव, सही, पॉजिटिव। सिंपल सा कन्वेंशन है, एंड यू विल स्टडी दिस इन मैथ्स, और आई गेस ओके, इसमें तो आई नॉट टॉट दिस येट, बट यू विल गेट टू स्टडी दिस इन मैथ्स की राइट की बात हो रही है मतलब पॉजिटिव हो रहा है कुछ, अच्छा हो रहा है कुछ, तो राइट, राइट मतलब सही भी होता है, ऐसे याद कर लो। लेफ्ट की बात हो रही है मतलब नेगेटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो अब जो रोनाल्डो मेसी वाला केस एक बार फिर से लेते हैं हम लोग, अब बार बार बनाएंगे नहीं इनकी शक्लें, फोर्स बना देते हैं केवल। सबको याद है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट? सबको याद है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये वेलोसिटी मत समझना, दिस इज ओके, ओके मेक दिस फोर्स एफ। सबको याद है वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ से 5 न्यूटन लगा, इधर लगा 10 न्यूटन रोनाल्डो की तरफ से, ठीक, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। सो अब जब ये, ओके सॉरी व्हाट वाज आई टेलिंग, 10 न्यूटन। अच्छा हो, हम लोग ये बात कर रहे थे कि हाँ इधर से लगा फोर्स और ये भी लगा, तो भाई हम लोग इसको लेंगे क्या, पॉजिटिव, इसको लेंगे क्या, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है ये राइट में जा रहा है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें सोचने वाली बात ही नहीं, बस लेफ्ट राइट से याद कर लो। राइट मतलब सही, लेफ्ट मतलब नेगेटिव। मतलब लेफ्ट मतलब गलत नहीं होता है हमेशा, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, ठीक। तो बस ऐसे सिंपल से याद करना है, ताकि न्यूमेरिकल्स में ना दिस कुड हेल्प यू। देर आर फ्यू न्यूमेरिकल्स इन एनसीईआरटी, प्लीज गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स एंड यू विल गेट एन आइडिया, एंड इफ एनीबडी इज having any doubt in the numericals or as well as the current portion which I am teaching, please write in the chat box. I'll try to resolve it right now. And even if I could not, anyone else who knows and has a much expanded knowledge in this, then he or she might add. No issues. We all are here to learn from each other. Clear है? Okay. Thank you so much. Thank you so much for the response. Clear है सबको? ठीक. चलो. तो conventions भी clear हो गए. Now let me clear the screen. Clear all drawings. ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक। तो ये दिस आई टुक एन एग्जांपल, बट आई थॉट दैट ड्राइंग इट वुड बी मच बेटर। तो अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का। एंड न्यूटन्स के सारे लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेली बेसिस पे हर जगह इसका यूज होता है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो इसको डिफाई कर दे। There's no such thing in the universe which can defy Newton's laws. And it's been scientifically proven, and it's been used in so many applications, be it rocket science, be it your daily activities, everything is under the Newton's laws of motion. Simple sa concept hai. Just I have written this definition. Okay, I have not written actually, I've copied this definition, but I'll tell you the meaning of the definition. What does this mean? So Newton's first law of motion states that a body remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless and until an external force acts on it. External force is nothing, it's just the force. Okay, external, because there are forces in our okay, am I visible or not? Okay, see, there are forces in our body as well, right?
So we are not considering those forces. We are not considering those forces. We are just considering the external forces which might cause a change in our body. So Newton's laws talk about only about the external forces acting on the body. Putting putting Newton's law, first law of motion in simple words, a body will not start moving until and unless an external force acts upon it. Once it is set in motion, it will not stop or change its velocity until and unless some force acts upon it once more. First law of motion is also known as inertia. अब आते हैं रफ पे. We'll get to know it much more better कि क्या होता है. सिंपल वर्ड्स में एक शब्द में अगर इसको बोलना हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी कॉल इट एज इनर्शिया. ठीक, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू बी एट रेस्ट और टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहले तो ये बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा. जीरो कैसे. अच्छा कांस्टेंट यू कैसे, हाँ कांस्टेंट कहोगे इसको हमेशा. हाँ जड़त्व. थैंक यू. ये वर्ड मुझे नहीं पता था. ओके थैंक यू तनु, थैंक यू. ठीक. कहाँ गए रफ. ओके फाइन. ठीक. हम लोग आते हैं फिर से एक बार अपने उसके सेक्शन पे. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, चलो एक कार. अगेन लेट अस कम बैक टू सलमान भाई. ठीक है, सेम एग्जांपल है. यहाँ पे कोई खड़ा है, सेम डिस्टेंस है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कुछ कुछ है. ठीक, वी डू नॉट हैव टू केयर अबाउट दैट. अब जैसे ही देखा है इन्होंने यहाँ पे ब्रेक था, ब्रेक दबाया, चलो ये बंदा तो बच गया. ठीक, इस डिस्टेंस से पहले ये रुक गई गाड़ी. बट ये बताओ सलमान भाई वॉज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कुछ कुछ थी. सो टेल मी, जब वो ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा उनके साथ. जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो होगा क्या, आगे झुक जाएंगे. एग्जैक्टली exactly. अब वो आगे क्यों झुकेंगे, इसका रीजन है इनर्शिया. इनर्शिया क्या कहता है, ही विल लीन फॉरवर्ड. आगे झुक नहीं जाएंगे, लीन फॉरवर्ड. ठीक है. इनर्शिया क्या कहता है कि, इनर्शिया कहता है कि अगर कोई चीज, इफ इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, अगर ऐसा चल रहा है, जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे इस केस में. ठीक, अगर ऐसा चल रहा है एंड झटका सा तुमने कुछ भी उसको हैम्पर करना चाहा, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ब्रेक. एक्सटर्नल फोर्स हमारा ब्रेक है. जैसे ही ब्रेक लगाया, तुरंत ब्रेक लगाते ही हुआ क्या, हमारी स्पीड, हमारी जो बॉडी है वो चल रही थी से 20 मीटर पर सेकेंड. कार की स्पीड से हमारी बॉडी भी चल रही थी आगे. वी वर नॉट फीलिंग इट क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था. हम लोग को फील नहीं हो रहा था क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था या कांस्टेंट था. ठीक, तो हमको फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. बट जैसे ही, अब देखो ब्रेक दबाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन एकदम से घटेगा. सपोज करो एक्सेलरेशन उस समय था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि 2 सेकंड में पहले वो 10 आएगा फिर 2 सेकंड में 10 से जीरो आएगा. भाई वो एकदम से 2 सेकंड में तुम 20-30 से एकदम जीरो पे आ जाओगे. तो जहां एक्सेलरेशन तुम्हारा चेंज हुआ, तुम्हारी बॉडी की जो स्पीड होगी गाड़ी के हिसाब से चल रही, तुम तुरंत आगे बढ़ जाओगे. दैट इज नोन एज इनर्शिया. इनर्शिया की वजह से ही हम लोग के साथ, मतलब हम लोग काफी चीजें कर पाते हैं जो हमको रोक रही हैं, जो हमको, जैसे कि अगर कोई से रेस्ट पे हो, ठीक, एंड से अगर मतलब सपोज करो कि एक अपने घर में कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो, ठीक, जो कि से एग्जांपल क्या ले सकते हो. चलो घर में डब्बे रखे होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं कुछ कुछ ऐसे डब्बे, बड़े बड़े कंटेनर्स, एल्यूमिनियम कंटेनर्स. जो अब जिसमें से जैसे चावल अवल निकालते हो तो क्या करते हो, छोटे डब्बे में निकालो. तो डेली इतना बड़ा बोरी तो निकालोगे नहीं चावल निकालने के लिए कि बोरी से डेली चावल निकाल रहे हैं और खा रहे हैं.
तो वो बोरी जो होती है, अगर उसको ना छुओ, वो रेस्ट पे है। तो मैं कह रहा हूँ, मान लो अगर मैंने आज वो बोरी अपने घर पे लाई, वो बोरी रखी हुई है, ओके, एंड मैंने उसको कुछ नहीं किया, तो क्या ऐसा है कि 2 महीने बाद वो मेरी बोरी अगर मेरे किचन में थी तो मेरे कमरे में आ जाएगी चल के? इज इट पॉसिबल दैट द बैग कंटेनिंग द राइस, इज इट पॉसिबल दैट इट विल मूव फ्रॉम माई किचन टूवर्ड्स माई रूम? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगाया हमने। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट विल मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, ड्यू टू व्हाट? Why will it maintain its position of rest? Due to which concept? Inertia. Because yeah, that's perfectly fine, Jigyasa, because no force is applied. External force, talking of the cases specifically, no external force is applied. Inertia के वजह से वो वहीं पर रहेगी, इट विल मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। एंड ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने में नहीं आई तो हो सकता है कि सर मतलब कह रहे हो कि 2 महीने में नहीं आई तो 5 महीने बाद चल के आ जाएगी। नो, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन until and unless you apply any external force on the object. Inertia of rest, exactly, to be very precise, inertia of rest and inertia of motion. बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कि हाँ, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर एवरीवन? क्लियर? एनी डाउट्स? प्लीज आस्क। वन मोर टॉपिक आफ्टर दिस एंड देन वील कॉल इट फॉर द डे। परफेक्टली क्लियर, राइट? किसी को कोई डाउट नहीं ना? मतलब आर द एग्जांपल्स गुड? Are you able to connect with the examples, or should I do some more examples? Anjali, are you there? Is it clear to you? चलो, इसको करते हैं फिर से बंद। आते हैं अब। आते हैं हम लोग टू कंडीशंस ऑन विच फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिपेंडेंट। ओके, सो क्या लिखा है? When an object is at rest, velocity is zero and acceleration is also zero. Perfectly fine. ठीक. Therefore, the object continues to be at rest. Object in motion, velocity not equals to zero, acceleration is equals to zero, is equal to okay, sorry, is equal to zero. Therefore, the object will continue to be in motion with constant velocity and in the same direction. Bus. Now, let us. Okay, these two concepts are clear. Now, let me ask you this one thing. Okay, not let me not ask you. Let me state you this one thing. Inertia का measure जो होता है, right? A measure of inertia is mass. Let me write it on the. I haven't added in this PPT. I'll type it here only. Yeah. Measure of inertia is mass. मास से ही हम लोग इनर्शिया मेजर करते हैं, ठीक? नाउ टेल मी, if I have to ask you some questions, that just a second, let me just create open this. इतना क्लियर हो गया राइट सबको? ठीक है कि मास, अच्छा, if I have not told you about mass, let me tell what is mass. Mass is the amount of matter contained in a body. सिंपल टर्म्स में कि जितना मैटर हमारे अंदर है, ठीक, वही हमारा मास है। ठीक, तो मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। नाउ टेल मी, if I ask you, okay, if okay, just any one of you tell me your weight. Anyone, please write in the chat box. Okay, Mukul has asked a question. Cannot we say like that the part of a body we are in contact of when attains its speed zero and rest keeps moving, excluding the concept of acceleration?
हाँ, why not? That is what the concept is, right? Mukul, that is what the concept is. We are moving. See, there's a concept of relative velocity because you also might have heard of it. So, with respect to the car, we are taking our velocity. So, we are moving with the car. That means we are having its velocity. Relative का मतलब ये होता है कि we are with the thing and we are having its velocity. तो अगर हम एकदम से झटका मतलब हमारी वेलोसिटी जो थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन जैसे ही हमने एक्सेलरेशन को ऑल्टर किया, द एज सून एज वी चेंज्ड आवर एक्सेलरेशन वी रिटार्डेशन, सॉरी नॉट एक्सेलरेशन, टू बी वेरी प्रिसाइज, रिटार्डेशन, जैसे ही ब्रेक्स लगाए, हमारी तो वही स्पीड थी, वो स्पीड तो रहेगी ही रहेगी हमारी, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पीड एंड इनर्शिया, हमारा जो खुद का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े. दैट इज व्हाट यू हैव रिटन, आई assume. And okay, next, yeah, please, anyone, please write your weight. No one will judge you. Okay, acha, I'll write my weight. I am 81 right now. 58, 56 what? Centimeter, kg. ठीक, चलो. Uh, apart from Smita, okay, Smita, please don't answer this. Let other answer this. I am anticipating that you might know this. So tell me, what is an inertia? Vipendra, you tell your inertia. Avinash, you also tell your inertia, please. What is your inertia? No one knows. No. Just be very okay. I'm glad that you answered, Sejal. But that is not the answer to the question. I'll tell you why. Because whatever they have written is their weight. It's not their mass. Okay, it's their weight. And weight is dependent on the gravitational acceleration, G, which we'll be reading in the gravitation chapter. So that is their weight. It's not their mass. Okay. Say, and what's the weight of, say, acha, I'll tell you the mass of Earth. I am, if I'm not wrong, 5.9 into 10 to the power 9, somewhat like that, right? 5.9, 10 to the power 24. Let me cross check it once. Mass of Earth. Okay, I'm right. 5.9 into 10 to the power 24. ठीक है? So now tell me the inertia of Earth. Why is it not going to everyone? Sorry. I'll write it once again. This is the mass of Earth. Tell its inertia. This is the mass of Earth. POW means power. Okay, 5.9 into 10 to the power of 24. This is the mass of Earth. Tell its inertia. इतना टाइम क्यों लग रहा है? This is a simple question. हाँ, exactly. Vivek has written the answer. Exactly. Same.
एकदम सेम होगा, राइट। मास को मेजर करते हैं केजी में, इनर्शिया को मेजर करते हैं मास में, बस 5.9 इंटू 10⁻24, सेम। वही इनर्शिया है अर्थ का, ठीक। एंड अर्थ का ये इनर्शिया ऑफ क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है? मोशन है ना, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे भी कर रही है रिवॉल्व, एंड फिर रोटेट कर रही है, तो हर चीज को देखा जाए तो अर्थ मूव कर रही है, राइट। सन के अराउंड भी मूव कर रही है, तो मोशन हो गया। तो मतलब ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। एंड वेट याद रखना, हमेशा वेट से कभी नहीं निकालते इनर्शिया, ठीक, बिकॉज दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इज योर इनर्शिया। तो उसको एक फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल्स टू mg, एवरीवन, not everyone, but yeah, few of you might know the formula. We'll discuss it in the chapter of gravitation in a much more extensive way. So उसको अभी के लिए वहीं छोड़ देते हैं, ठीक। So इतना क्लियर हो गया कि what is, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो जाएगा, एक मिनट, ठीक, ये क्लियर हो गया। बस ये दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू थिंग्स, ये इसकी फुलफिलमेंट कंडीशंस हैं। एंड ये मास वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, क्योंकि मास से ही मेजर करते हैं हम लोग। एंड ये बताओ, किसी का इनर्शिया जीरो हो सकता है क्या? किसी का इनर्शिया जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता मास, ठीक है। बस ये मास और वेट याद रखना, दोनों अलग चीजें हैं। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, एंड वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। वो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। वेट इज what actually weight is, ठीक है। चलो फाइन, चलो अब क्विकली, जस्ट 2 minutes doubts, then ask, and then we'll call it for the day, because you also have one more class from 2:40 2:45, I guess. Yes, वेट जीरो हो सकता है बिल्कुल, जहाँ ग्रेविटी जीरो वहाँ वेट जीरो। डाउट्स? कैन इनर्शिया बी नेगेटिव? मास कभी नेगेटिव हो सकता है? गुड क्वेश्चन। मास कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, तो इनर्शिया नेगेटिव होगा? कोई चांस ही नहीं है नेगेटिव हो जाए। इनर्शिया कैन नेवर बी नेगेटिव, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, दोनों सिंपल से कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट किसी को तो जल्दी से पूछ के खत्म करते हैं, 2:33 तक का टाइम है। एंड देन अंजलि, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड वील कॉल इट फॉर द डे। नो, चलो, I hope you all enjoyed the class, and any doubts, just personally text me. Do not message in the main group, okay? Please do not spam the main group, it's for other purposes. Spam in the foundation group, or personally text to me. Thank you everyone, thank you for such a great response, thank you, bye. Stop the recording and then I'll yes yes properly. sir, yes sir, you are audible या sir. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो आदमी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, कई बार यह सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है वह इस तरह से क्यों बनाया जाता है। सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, क्वेश्चन है, वह जो आपकी लाइफ में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जब आप अपने जीवन के सोपान क्रम में ऊपर जाओगे, व्हेन यू राइज ऑन द लैडर इन द लाइफ, यू विल फाइंड दैट दीज थिंग्स आर नीडेड। कैलकुलेशन है, परसेंटेज है, मीन है, एवरेज है, न्यूटन्स लॉ है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब आपको जानना चाहिए। एज एन आईज ऑफिसर आपको
सारे डिपार्टमेंट हेड करने पड़ते हैं और बहुत अर्ली एज में हेड करने पड़ते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें एविएशन होता है, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें स्टेटिस्टिक्स होता है। तो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे? इसलिए जिसकी शिकायत है कि साहब हमसे सीसेट क्यों पूछा जाता है, हमसे साइंस क्यों पूछा जाता है, हमसे इंग्लिश क्यों पूछी जाती है, उनको यह समझना चाहिए कि यह एग्जाम कोई नौकरी देने का एग्जाम नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द जॉब टू यू, जॉब इज सेकेंडरी। गवर्नमेंट वांट्स द पर्सन हु कैन हैंडल द नेशन। अब नेशन को हैंडल करने की एक डिफरेंट कैपेबिलिटी की आवश्यकता है, तो उसको तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर वो आप नहीं बना पाओगे तो नहीं हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करो, जो ये फाउंडेशन कोर्स के क्लासेस है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जो लोग इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर देम। मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो समझा ही सकता हूं। फाउंडेशन कोर्स की क्लास विदाउट फेल करनी चाहिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट किए जाते हैं, बहुत आराम से पढ़ाए जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो आपका साइंस का पोर्शन है, अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में साइंस में 10 सवालों के आसपास का कोटा होता है, 8 से 10 सवाल। उसमें 4-5 आते हैं जनरल साइंस से और 3-4 आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से। जो 4-5 सवाल है उसमें से 2-3 आपको 100% मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। 4 भी मिल सकते हैं, लेकिन 2-3 तो पक्का मिलेंगे। तो अगर आप इस क्लास को करते हो, 45-50 मिनट क्लास चलती है, बहुत फायदा आपको होगा। टेक केयर, विल सी यू इन इवनिंग। अभी एक टॉक शो है, आप लोग जरूर सुनिएगा। जो अपने को एक बेहतर लोग स्पीकर आते हैं, उनसे सुनने से फायदा होता है। आप लोग 3 बजे से उसका जरूर सुनेगा। शाम की अपनी मुलाकात होगी इन एडवांस क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।